हेलो फ्रेंड्स, आज अपना टॉपिक होगा द रोल ऑफ सिविल सर्वेंट इन डेमोक्रेसी। यानी कि डेमोक्रेसी में सिविल सर्वेंट का क्या रोल होता है, ये आज का अपना टॉपिक है। जो आपके गवर्नेंस का जो इशू होता है सेकंड पेपर में, उसमें भी आपके पास ये आएगा। और ये एथिक्स वाला जो पोर्शन है, एथिक्स का जो पेपर होता है, उसमें भी आपका ये एक टॉपिक है। यानी कि आपके पास भारत चूँकि एक कल्याणकारी राज्य है और भारतीय लोकतंत्र, जैसे भारत में काफ़ी डाइवर्सिटी है और आपके पास भारतीय लोकतंत्र विश्व का सबसे बड़ा जो है एक प्रकार से लोकतंत्र है, ठीक है नहीं। और भारत में जो प्रशासनिक व्यवस्था है वो भारतीय जो आर्थिक सामाजिक विकास में महत्वपूर्ण रोल अदा करती है। और ऐसे में क्योंकि सिविल सेवा है, उसके नाम में ही उसका उद्देश्य छिपा हुआ है कि लोक सेवा का मतलब आपके पास आप जनता के सेवक हो, लोक सेवक हो, और जनता के वेलफेयर के लिए आपको काम करना है। और जनता के वेलफेयर में आप क्या भूमिका आपकी हो सकती है, ये आपको समझना है। और ये सिविल सेवक जो होता है आपके पास, उसकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है किसी भी राज्य के या किसी भी देश को प्रशासनिक स्तर पर स्थायित्व प्रदान करने में और वहाँ के लोगों का वेलफेयर करने में। तो आज का जो अपना टॉपिक है, इसमें हम यही पढ़ेंगे कि डेमोक्रेसी में जो सिविल सेवक होता है उसका क्या रोल होता है। तो पहले हम पढ़ेंगे कि डेमोक्रेसी में उसका सिविल सेवक का क्या रोल होता है, और फिर हम पढ़ेंगे कि डेमोक्रेसी में सिविल सेवक के सामने क्या क्या प्रॉब्लम्स आती हैं और सरकार को सिविल सर्वेंट की एफिशिएंसी को बढ़ाने के लिए क्या क्या प्रयास करने चाहिए। जैसे कि आपको एथिक्स में पढ़ाया जाता है कि एथिक्स को बाद में पेपर जोड़ा है ये, और इसका पढ़ाने का उद्देश्य ये है कि अगर एक सिविल सर्वेंट जिसके हाथ में, यानी कि इतने सारे लोगों का वेलफेयर आप उसके हाथ में होता है, और सरकार की जो पॉलिसी होती है उसमें न केवल वो जो पॉलिसी निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, बल्कि पॉलिसी के जो इम्प्लीमेंटेशन है उसमें भी उनका रोल, सरकार की हर स्फेयर में डिसीजन मेकिंग में उनका रोल रहता है। तो इसलिए सिविल सर्वेंट का देश के जो डेवलपमेंट में महत्वपूर्ण योगदान हो जाता है, और देश को एकजुट रखने में, देश की एकता अखंडता को सुरक्षित रखने में, और आपके पास देश में जो सत्ता हस्तांतरण है उसमें अपना एक बिना भेदभाव पूर्ण दायित्व निभाने में सिविल सेवक जो है वो एक महत्वपूर्ण कड़ी के रूप में सामने आता है। और ये कहा जाता है, जब ब्रिटिश एरा की हम बात करते हैं तो ब्रिटिश एरा में जो सिविल सर्वेंट थी, जो सिविल सेवक थे आपके पास, या जो सिविल सेवा थी, वो ब्रिटिश शासन का इस्पाती ढांचा बोला जाता है। उसे ब्रिटिश शासन में इस्पाती ढांचा बोला जाता था कि ब्रिटिश जो शासन को मजबूती मिली ब्रिटिश सरकार को भारत में अपने साम्राज्य की स्थापना में, जो सिविल सर्वेंट हैं, जो नागरिक सेवा है, उन्होंने महत्वपूर्ण रोल अपनाया। लेकिन आज हम आज़ादी के बाद के भारत की बात करें तो आज आज़ादी के बाद भारत में सिविल सर्वेंट जो है वो कल्याणकारी राज्य में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। क्योंकि भारत एक वेलफेयर स्टेट है और भारत में जो लोग हैं तो उनके वेलफेयर के लिए काम करना सरकार का कार्य है, और सरकार के कार्य को ग्राउंड लेवल पर ले जाने के लिए और लाइन में खड़े अंतिम व्यक्ति तक न्याय को सुनिश्चित करने के लिए, और सरकार की पॉलिसी को अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने के लिए, और लोगों के जो रिसोर्सेज हैं, ठीक है नहीं, क्योंकि सिविल सर्वेंट जो है वो जिले में आपके पास महत्वपूर्ण भूमिका में होता है। तो पब्लिक के जो रिसोर्सेज हैं उनकी सुरक्षा के लिए सिविल सर्वेंट इस देश का आधारभूत स्तंभ हो जाती है सिविल सेवा। तो आज हम उन्हीं के बारे में पढ़ेंगे। तो मैंने आपके पास रोल ऑफ सिविल सर्वेंट इन डेमोक्रेसी, तो आपके पास रोल क्या है हम पढ़ेंगे, रोल के बारे में। रोल ऑफ, या मैं हिंदी में लिख देता हूँ, ठीक है नहीं, रोल ऑफ सिविल, चलो ये लिख देते हैं, सिविल सर्वेंट इन डेमोक्रेसी, सिविल सर्वेंट, या इतने रहने देते हैं। और उसके बाद हम रोल को पढ़ेंगे। मैंने हेडिंग हिंदी में डाल दिया है, इंग्लिश में, लेकिन हम हिंदी में इसे डिस्कस करेंगे, ठीक है नहीं। तो पहला जो रोल है वो यही आपके पास कि सरकार की इस प्रशासनिक व्यवस्था का
महत्वपूर्ण स्तंभ है। क्यों? आपके पास सरकार के जो भी आपके पास प्रशासन होता है, गवर्नमेंट के जो भी आपके पास क्रियाकलाप होते हैं, तो उसमें आपके पास जो सिविल सर्वेंट हैं वो एक महत्वपूर्ण रोल अदा करते हैं। ठीक है। और जो सरकार की प्रशासनिक व्यवस्था का महत्वपूर्ण रोल क्या है? तो दो तरीके कौन सा आपके पास? एक नीति निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका और सरकारी जो भी आपके पास योजनाएं होती हैं, सरकारी सर्विसेज होती हैं, ठीक है नी, सरकारी नीतियों के ग्राउंड स्तर पर यानी जमीनी सरकारी नीतियों को जमीनी स्तर पर उतारना। तो ये महत्वपूर्ण रोल यहाँ पर सिविल सर्वेंट का हो जाता है, पहली चीज़। दूसरी चीज़ है कि भारत में ये वेलफेयर स्टेट में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। यानी कि भारत जो लोक कल्याणकारी राज्य है, तो लोक कल्याणकारी राज्य का महत्वपूर्ण भाग सिविल सर्वेंट, ठीक है नहीं, लोक कल्याणकारी राज्य का ये महत्वपूर्ण भाग है, क्योंकि ये सरकार की नीतियों को लाइन में खड़े अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने की कोशिश करती हैं, और जिससे जो वेलफेयर स्टेट की जो मूल भावना है वो उसकी पूर्ति होती है, और भारत में सभी लोगों को उस आपके पास जो देश की अर्थव्यवस्था है या इकोनॉमिक डेवलपमेंट है उसका लाभ होता है। तो उसमें महत्वपूर्ण भूमिका सिविल सर्वेंट निभाते हैं। और उसके बाद आपके पास तीसरा जो है आपके पास आपदा के समय हैंडलर के रूप में व्यवस्था है। यानी कि आपदा के समय सभी प्रशासनिक संस्थानों में या संस्थाओं में समन्वय स्थापित करने में। यानी कि जब कभी आपदा किसी भी स्टेट में आती है, जो आपके पास भूकंप हैं या साइक्लोन है, आपके पास ये तूफान है, या कोई भी किसी प्रकार की नेचुरल आपके पास डिजास्टर या मैन मेड डिजास्टर आती है, तो उसमें सिविल सर्वेंट का जो महत्वपूर्ण रोल हो जाता है वो न केवल लोगों की ज़िंदगी को बचाना है, बल्कि जितनी भी प्रशासनिक मशीनरी है उसमें कोऑर्डिनेशन के माध्यम से कोऑर्डिनेशन स्थापित करना और लोगों की ज़िंदगी को बचाने के प्रयास करना। तो ये महत्वपूर्ण रोल हो जाता है। और इसमें आपके पास जो गुड गवर्नेंस का है, सरकार का जो एक मोटिव है गुड गवर्नेंस, तो गुड गवर्नेंस के इम्प्लीमेंटेशन में, ठीक है नहीं, यानी कि आपके पास गुड गवर्नेंस के क्रियान्वयन में महत्वपूर्ण भूमिका यानी कि सरकार की जो नीतियां हैं, सरकार की आपके पास जो नीतियां हैं वो लोगों तक अच्छे से पहुँचें और लोगों तक सुविधाजनक तरीके से सरकार की नीतियां पहुँचें, और जो वेलफेयर स्टेट है उसका उद्देश्य मूल भावना आपके पास जो पूरी हो, तो उसमें आपके पास सिविल सेवक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। और इसमें आपके पास एक इनकी जो महत्वपूर्ण भूमिका होती है कि जब सत्ता हस्तांतरण होता है, यानी कि जैसे कि आप देख रहे हो कि इसमें 5 राज्यों में चुनाव चल रहे हैं और सत्ता हस्तांतरण होगा, तो सत्ता हस्तांतरण के समय ये अपना जो प्रशासनिक दायित्व है उसे आपके पास निभाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो एक पॉइंट आ जाएगा, सत्ता हस्तांतरण के समय महत्वपूर्ण जिम्मेदारी। यानी जब भी सत्ता परिवर्तन होता है तो भारत में सत्ता परिवर्तन बड़ी शांतिपूर्वक होता है
और किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं होती, जबकि अन्य कंट्री में सत्ता परिवर्तन के समय तरह तरह के विवाद आते हैं। लेकिन हमारे यहाँ ऐसा नहीं है, क्योंकि हमारे यहाँ जो प्रशासनिक स्ट्रक्चर है वो इतना आपके पास मजबूत है कि सत्ता हस्तांतरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाकर वो किसी भी प्रकार का वाद विवाद से आप देश को बचाता है। ठीक है। उसके बाद प्रशासन में एकरूपता, प्रशासन में एकरूपता लाकर देश को एकजुट करने में, देश को एकजुट करने में, यानी कि सिविल सेवक प्रशासनिक व्यवस्थाओं में एक समानता लाकर, एक रूपता लाकर भारत की एकता अखंडता को सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। और उसके बाद एक इनकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है कि जो भी गवर्नमेंट की आपके पास किसी प्रकार से कोई भी नीति होती है या कोई भी आपके पास डिस्ट्रिक्ट लेवल पर जो पब्लिक आपके पास वो होता है, क्या कहते हैं उसे, आप लिख सकते हैं जिला लेवल पर, जिला स्तर पर पब्लिक जिला स्तर पर आप ये कह सकते हैं सार्वजनिक संसाधनों के संरक्षण में, यानी कि जिले स्तर पर जो भी आपके पास पब्लिक रिसोर्सेज होते हैं तो उनके संरक्षण में, क्योंकि आप जानते हो कि भारत कितना विशाल भूखंड है, कितना विशाल एरिया है। अगर एक सिविल सर्वेंट जिले लेवल पर आपके पास नेचुरल रिसोर्सेज या अन्य किसी रिसोर्सेज का जो पब्लिक के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं तो उनका अगर संरक्षण करते हैं तो उससे न केवल उस क्षेत्र के लोगों का वेलफेयर किया जा सकता है बल्कि देश के रिसोर्सेज को भी बचाया जा सकता है। ठीक है। तो उसमें क्या होता है, ये एक प्रकार से पब्लिक रिसोर्सेज के ट्रस्टी होते हैं, यानी कि पब्लिक रिसोर्सेज को बचाने का और उनका सही रूप में प्रयोग करने का जो जिम्मेदारी होती है वो एक सिविल सर्वेंट पर होती है। तो ये आपके पास मैंने कुछ महत्वपूर्ण बातें आपको बताई कि एक सिविल सर्वेंट का डेमोक्रेसी में रोल क्या होता है। ठीक है नहीं। और क्योंकि सरकार की नीतियों को इम्प्लीमेंटेशन करते हैं ग्राउंड लेवल पर, तो जनता से ये बहुत ही क्लोजली जुड़े होते हैं। ठीक है नहीं। और जनता की इच्छाएं इनसे होती हैं, जनता का ट्रस्ट इन पर होता है। तो जो एक प्रकार से गुड गवर्नेंस का सिस्टम है, जो एक आपके पास भारत में सरकार की जो वैल्यू है उसे लोगों तक पहुंचाने का जो इनका गुड गवर्नेंस का वो है आपके पास तरीका, तो सिविल सर्वेंट उसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं क्योंकि लोग इन पर ट्रस्ट करते हैं। ठीक है नहीं। उसके बाद आता है कि सिविल सर्वेंट के सामने वर्तमान में चुनौतियाँ क्या हैं। तो हम लिखेंगे कि सिविल सेवकों के सामने, ठीक है नहीं, सिविल सेवकों के सामने वर्तमान में चुनौतियां। ठीक है नहीं। तो वर्तमान में चुनौतियां क्या हैं इनके सामने। तो पहली चुनौती तो यही है कि आपके पास इनमें धीरे धीरे जो इनमें अकाउंटेबिलिटी और ट्रांसपेरेंसी इन दोनों की कमी देखने को मिल रही है, यानी कि आपके पास उत्तरदायित्व एवं पारदर्शिता की कमी, जिससे कई बार इन पर भेदभाव के आरोप लगते हैं। यानी कि कई बार आपके पास जब इनमें सिविल सर्वेंट में अकाउंटेबिलिटी की या ट्रांसपेरेंसी की जब कमी होती है तो कई बार इन पर भेदभाव के भी आरोप लग रहे होते हैं। दूसरा आपके पास है कि सिविल सर्वेंट और राजनीतिक गठजोड़, यानी कि राजनीतिक हस्तक्षेप की समस्या, यानी कि सिविल सर्वेंट के कार्यों में, क्योंकि ग्राउंड लेवल पर ये काम करते हैं और लोगों का बिल्कुल क्लोज से जुड़े होते हैं, तो उसमें क्या होता है, राजनीतिक इंटरफेरेंस ज़्यादा बढ़ता है।
राजनीतिक हस्तक्षेप आपके पास काफ़ी बढ़ता है, तो उससे इनके काम करने में बाधा आती है। और कई जगह देखा जाता है कि सिविल सेवक और राजनेता गठजोड़ सामने आता है और वो आपके पास करप्शन करता है, तो उससे क्या होता है, जो एक कल्याणकारी राज्य की भावना है वो धूमिल होती है और लोगों के अपने जो अधिकार हैं वो आपके पास कहीं ना कहीं उन्हें प्राप्त करने में उन्हें परेशानी होती है और लोगों की जो एक प्रकार से सेवाएं हैं वो उन लोगों तक नहीं पहुंच पाती और जो सरकार की नीतियां हैं या सरकारी लाभ है वो मुख्य लोगों तक नहीं पहुंच पाता जिसे उनकी ज़रूरत है। ठीक है नहीं, तो ये राजनीतिक और प्रशासनिक अधिकारियों की जो गठजोड़ है वो न केवल उस क्षेत्र के लिए बल्कि देश के लिए भी समस्या बना हुआ है। एक आपके पास होता है चुनौती कि सिविल सेवा की जो व्यवस्था है ये जो व्यवस्था है पर संघवाद के खिलाफ आरोप लगता है। ठीक है नहीं, संघवाद की व्यवस्था के खिलाफ, यानी कि सिविल सेवा जो है उस पर आरोप लगता है। ये सिविल सेवा पर आरोप यहाँ ये लिख सकते हैं, सिविल सेवा पर संघवाद की व्यवस्था के खिलाफ जाने का आरोप लगता है। मतलब अगर हम देखें इनकी नियुक्ति को लेकर, तो इनकी नियुक्ति तो आपके पास सेंट्रल गवर्नमेंट करती है और ये जो सर्विस करते हैं वो स्टेट गवर्नमेंट के अंडर में करते हैं। तो कई बार इन पर ये आरोप लगता है कि ये कंट्रोल सेंटर से होते हैं और स्टेट में काम करते हैं। तो कई बार स्टेट सरकार ये आरोप लगाती हैं कि ये केंद्र सरकार के एक प्रकार से स्टेट पर कंट्रोल रखने की व्यवस्था है और ये कई बार जो है वो बिना मतलब भेदभावपूर्ण तरीके से कार्रवाई करते हैं। तो स्टेट सरकार ये कहती है कि ये संघवाद की जो व्यवस्था है उसके खिलाफ है। अगर आपके पास कंट्रोल सेंटर का है, काम स्टेट में कर रहे हैं, तो स्टेट सरकार के बहुत सारे निर्णयों को ये सही से लागू नहीं कर पाते। ठीक है नहीं, तो एक प्रकार से इन पर यह भी आरोप लगता है। और एक आरोप इन पर लगता है कि जो लाल फीताशाही का आरोप या लाइसेंस व्यवस्था का आरोप, लाल फीताशाही का आरोप। लाल फीताशाही का मतलब कि कई बार क्या होता है, जो डेवलपमेंट के कार्य होते हैं या अन्य कोई कार्य होते हैं उसमें ये बीच में जो है व्यवस्था को रोक लेते हैं, भ्रष्टाचार के संदर्भ में कह लो या किसी और संदर्भ में कह लो। और कई बार ये पब्लिक के प्रति जो है वो सेंसिटिव नहीं होते, तो कई बार काम कराने के लिए ये काम को ज़बरदस्ती लेट करते हैं, जिससे क्या होता है जो भारतीय अर्थव्यवस्था है उसके लिए काफ़ी नकारात्मक स्थिति उत्पन्न हो जाती है और लोगों का जो सिविल सेवा है उससे ट्रस्ट उठने लगता है और जो सरकार की नीतियां हैं वो सही से इम्प्लीमेंटेशन जब नहीं होती तो सही लोगों के पास नहीं पहुंच पाती। ठीक है नहीं, तो काम में देरी का आरोप लगता है, लाल फीताशाही का आरोप लगता है। और एक इनमें आपके पास चुनौती ये है विशेषज्ञता का अभाव। एक चुनौती ये है इनके सामने विशेषज्ञ का अभाव। मतलब ये है कि कई बार क्या होता है कि जैसे हम नॉलेज इकोनॉमी के क्षेत्र में आगे बढ़ते चले जा रहे हैं तो कई सारे क्षेत्र ऐसे होते हैं वहाँ पर विशेष नॉलेज की ज़रूरत होती है, लेकिन सिविल सेवक जो होता है वो सामान्य नॉलेज का होता है, क्योंकि हम जीएस पढ़ते हैं तो सामान्य अध्ययन पढ़ते हैं, तो वहाँ आपके पास उनके अंदर थोड़ा विशेषज्ञ उनकी ट्रेनिंग भी नहीं होती है कि विशेष नॉलेज उन्हें क्षेत्र वाइज दी जाए, तो विशेषज्ञता का अभाव होता है। तो जहाँ पर डिसीजन मेकिंग में विशेषज्ञ होने की ज़रूरत होती है वहाँ पर ये आपके पास उस लेवल से निर्णय नहीं ले पाते, क्योंकि जैसे समय बढ़ रहा है तो टेक्नोलॉजी का समय है और आपके पास विशेषज्ञ डिसीजन में जहाँ भी विशेषज्ञता के आधार पर डिसीजन लिए जाते हैं वहाँ पर सिविल सर्वेंट अपनी पूरी रूप से एफिशिएंसी नहीं दे पाते। तो एक कमी आपके पास ये चैलेंज है इनके सामने। तो हमने पढ़ा कि रोल ऑफ सिविल सर्वेंट और उसके बाद हमने पढ़ा सिविल सेवकों के सामने वर्तमान में चुनौतियाँ क्या हैं। अब सरकारी प्रयास को पढ़ेंगे, सरकार को क्या क्या प्रयास करने चाहिए। सरकारी प्रयास, तो सरकार को क्या क्या प्रयास करने चाहिए भाई। तो पहला प्रयास तो सरकार को यही करना चाहिए
कि सिविल सेवकों में विशेषज्ञता हो, यानी टेक्नोलॉजी के माध्यम से, यानी कि तकनीकी एवं अन्य माध्यम से सिविल सेवकों में अकाउंटेबिलिटी को बढ़ाया जाए। ठीक है नी, सिविल सेवकों माध्यम से सिविल सेवकों में जवाबदेहिता को बढ़ाया जाए तथा उनके कार्यों में क्या है आपके पास, उनके कार्यों में पारदर्शिता है, पारदर्शिता का समावेश हो। यानी कि पहला तो सरकार को यही काम करना चाहिए कि टेक्नोलॉजी या अन्य माध्यमों से जवाबदेहिता बढ़ाई जाए, जिससे उनके कार्यों में पारदर्शिता है और वो सरकार की नीतियों को सही से इम्प्लीमेंट करा पाएँ और जो भारत वेलफेयर स्टेट है उसकी मूल भावना कंप्लीट हो सके और लोगों का ट्रस्ट बने सरकार पर भी और सिविल सर्वेंट पर भी। ठीक है नहीं, क्योंकि कोई भी व्यवस्था होती है वो जब तक रहती है जब तक लोगों का ट्रस्ट होता है। जब लोगों का ट्रस्ट हो जाता है तो फिर वो व्यवस्था सुचारू रूप से काम नहीं कर पाती। दूसरा इसमें सुधार ये करना चाहिए आपके पास, दूसरा सुधार ये है कि विशेषज्ञ मतलब ट्रेनिंग के माध्यम से जो आपके पास प्रशिक्षण के माध्यम से विशेषज्ञता को बढ़ाया जाए। यानी कि सरकार ऐसा कर सकती है कि जो सिविल सर्वेंट आपके पास सर्विस ज्वाइन करते हैं उसमें बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं, कोई डॉक्टर्स होता है, कोई इंजीनियर होता है, कोई किसी बैकग्राउंड का होता है। तो गवर्नमेंट को ये काम करना चाहिए कि जो जिस बैकग्राउंड का है उसे उस क्षेत्र में सेवा के लिए भेजा जाए, तो वो वहाँ पर अच्छा परफॉर्मेंस कर सकता है। अगर कोई इंजीनियर है तो इंजीनियरिंग से संबंधित कोई भी प्रोजेक्ट है या कोई भी प्रोग्राम है तो वहाँ उन्हीं सिविल सेवकों को डाला जाए जो उस बैकग्राउंड से संबंधित है। तो उससे क्या होगा, उनके अंदर विशेषज्ञता होगी और वो डिसीजन मेकिंग में सही से काम कर पाएंगे। ठीक है नहीं। और एक गवर्नमेंट को सुधार ये करना चाहिए कि जो राजनीतिक हस्तक्षेप है, राजनीतिक हस्तक्षेप को कम किया जाए। ठीक है नहीं, यानी कि सरकार को राजनीतिक हस्तक्षेप को कम करना चाहिए ताकि जो सिविल सर्वेंट हैं वो आपके पास मतलब स्वतंत्रता पूर्वक कार्य कर सकें। और ये जो सिविल सर्वेंट है आपके पास वो एक राजनीतिक टूल्स बनकर ना रह जाए, क्योंकि एक राजनेता और एक सिविल सर्वेंट ये दोनों एक ऐसी कड़ी हैं किसी भी देश के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। किसी भी देश के लोगों को गरीबी, कुपोषण और अन्य सामाजिक समस्याओं से बाहर निकालने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं और किसी भी देश को सक्षम बनाने में, आर्थिक रूप से संपन्न बनाने में ये एक महत्वपूर्ण कड़ी है, राजनेता और सिविल सर्वेंट। क्योंकि राजनेता का काम होता है डिसीजन लेना और सिविल सर्वेंट उन्हें पॉलिसी ड्राफ्ट करते हैं, बिना भेदभाव के पॉलिसी ड्राफ्ट करते हैं और राजनेता उस पर निर्णय लेते हैं और इम्प्लीमेंटेशन का काम सिविल सर्वेंट का होता है। अगर ये दोनों पिलर मजबूती के साथ काम करें, पारदर्शिता के साथ काम करें, संवेदनशीलता के साथ काम करें तो कोई भी देश न केवल विकास को प्राप्त कर सकता है बल्कि एक ज्ञानपूर्ण अर्थव्यवस्था में बदल सकता है और अपने लोगों के आर्थिक सामाजिक विकास को सुनिश्चित कर सकता है। ठीक है, तो ये आपके पास सरकार को प्रयास करने की ज़रूरत है और सरकार को संवेदनशीलता बढ़ानी चाहिए सिविल सर्वेंट को खुद ही, क्योंकि लोक सेवक है दोनों, नेता भी और सिविल सर्वेंट भी। तो लोक सेवक हैं तो सारी पॉलिसियों में जो भी सरकार पॉलिसी बनाती है और सिविल सेवक उस पॉलिसी को इम्प्लीमेंट कराते हैं तो सारी पॉलिसी बनती हैं। तो सारी नीतियों के केंद्र में जनता का हित होना चाहिए, क्योंकि भारत एक कल्याणकारी राज्य है और कल्याणकारी राज्य है इसलिए जनता को केंद्र में रख कर ही नीतियों का निर्माण होना चाहिए और उन नीतियों के इम्प्लीमेंटेशन में सिविल सेवक एक महत्वपूर्ण रोल अपनाता है। तो दोस्तों ये हमने पढ़ा आज रोल ऑफ सिविल सर्वेंट इन डेमोक्रेसी, क्योंकि लोकतंत्र जब भी मजबूत होता है जब उसके सारे पिलर मजबूत होते हैं, सिविल सेवक भी और आपके पास पॉलिटिशियन भी और जनता भी जागरूक होती है। तो सभी को मिलकर काम करना है किसी भी लोकतंत्र को बेहतर बनाने के लिए।
और भारत जैसे विविधतापूर्ण देश में सिविल सेवक जो ग्राउंड लेवल पर बहुत सारी परेशानियों को टैकल करते हैं, बहुत सारी सामाजिक समस्याओं को टैकल करते हैं, तो उन्हें जनता के प्रति न केवल जवाबदेह रहना है बल्कि जनता के प्रति संवेदनशील भी रहना है। तो आज का अपना लेक्चर ये कंप्लीट होता है। आज हमने कवर किया द रोल ऑफ सिविल सर्वेंट इन डेमोक्रेसी। ठीक है, फिर मिलते हैं अगली क्लास में किसी नए टॉपिक के साथ।